और चलिए अब देख लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होंगे शामिल। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे होटल हयात में कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे रोड शो करेंगे सीएम धामी। राणा लॉन्च में रामलीला मैदान बड़कोट तक रोड शो किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे से 4:45 तक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। रामलीला मैदान में होगा लाभार्थियों का सम्मान समारोह और लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि देंगे। साथ ही आपको बता दें कि नंदा गौड़ा योजना के लाभार्थियों को भी धनराशि दी जाएगी। शाम 5 बजे विदेश प्रवासियों को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, जो विदेश लोग आए हुए हैं उनको संबोधित सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के, जिनमें शामिल होंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शामिल होंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी सम्मान समारोह के लिए मंगलौर पहुंचे, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सभी लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया है। साथ ही लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेशवासियों को लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए से कई जाने वाले विकास कार्यों की घोषणा भी की है। ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है। जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं वो कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी का परिवार आप सब हैं। मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है। उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया है, उन्होंने निजी हितों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने संपूर्ण भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की है, उनके दुख दर्द के लिए अपना जीवन लगाया है। एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। भाई चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने धामी सरकार के काम की सराहना करते हुए सरकार से अवैध मजारों और मदरसों को हटाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की मांग की है। युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ने हरिद्वार पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार सनातन के लिए अच्छा काम कर रही है। आगे उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड में अवैध मदरसे या फिर मजारों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, जो हवाई सर्वेक्षण के जरिए ऐसी अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखे। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए संगठन बीजेपी की अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहयोग करेगी। राजनीति में ऐसे लोगों को लाने का लक्ष्य है जो अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं। हिंदू वाहिनी में भी कार्यकर्ता ऐसे हैं। हम उत्तराखंड को मजार, मदरसा और जिहादी मुक्त बनाना चाहते हैं। सनातन धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से हो। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव में भी आपको पूर्ण समर्थन देता हूँ, उत्तराखंड भाजपा को पूर्ण समर्थन देता हूँ, लेकिन एक मांग भी करता हूँ कि आप एक तत्कालिक टास्क फोर्स का गठन करें जो हवाई सर्वेक्षण करे और जो रेगुलर रेस्क्यू भी उससे होगा, और उसके द्वारा उत्तराखंड में जितने भी अवैध मजारे बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, उनको तत्काल देखकर तोड़ा जाए। कोई ऑर्डर की परमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब परमिशन का लफड़ा आ जाता है ना तो वह विवाद होता है, जनता में समस्या पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, विकास के काम में बाधा पड़ती है। उस टास्क फोर्स का गठन करें। उस टास्क फोर्स में जो कमेटी बनेगा उसके अंदर जो गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको भी शामिल किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के साथ सहयोग पहल में रुड़की जल कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। ये कॉन्क्लेव रुड़की में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जहां जल संसाधन प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया गया है। वहीं शोधकर्ताओं से लेकर के नीति निर्माताओं तक विविध प्रतिभागियों को आकर्षित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी कि NIH और IIT रुड़की के बीच साझेदारी रुड़की जल कॉन्क्लेव के प्रभाव को बढ़ाती है, जिसमें कि जल क्षेत्र में समृद्ध विरासत वाले 2 प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषता का संयोजन होता है।
जैसा कि ये जो तीसरा जो है रुड़की वाटर कंक्लेव IIT रुड़की और NIH जो हैं मिलके इसको कर रहे हैं, और 2020 में पहला हुआ था, फिर 22 में हुआ और ये 24 में। तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस की थीम दी है उसका है कि रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पज़ है कि जो वाटर को आप किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हैं, वाटर के जो सोर्सेज हैं अलग अलग पर्पज़ से यूज हो रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से लोगों को ट्रेन करें, इंडस्ट्रीज में अवेयरनेस लेके आएँ। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि 0.3 जो % वाटर जो टोटल वाटर है उसका जो है पीने योग्य है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से वसूली की कार्रवाई शुरू। अब्दुल मलिक के घर पर नोटिस हुआ चस्पा, नगर निगम के नुकसान की होगी वसूली। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली, नुकसान की भरपाई ना होने पर संपत्ति होगी कुर्क। तो अब्दुल मलिक की तरफ से नुकसान की भरपाई का पैसा जमा नहीं होने पर नगर निगम प्रशासन ने राजस्व वसूली के तहत RC जारी की थी। ऐसे में अब राजस्व वसूली के तहत ही तहसील प्रशासन ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक से लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी हिंसा का आरोपी है अब्दुल मलिक। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है वसूली की अब्दुल मलिक पर। जी बिल्कुल, अब्दुल मलिक के घर पे अब वसूली का जो प्रोपोगंडा है वो चालू हो चुका है। प्रशासन के द्वारा अब अब्दुल मलिक के घर में नोटिस चस्पा किया गया है। नगर निगम प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, दोनों ने अब वसूली का जो चीजें हैं वो उनकी शुरुआत कर दी है। 2 करोड़ 68 लाख रुपए की करीब क्षतिग्रस्त हुई थी नगर निगम की संपत्ति को लेकर के, तो अब अब्दुल मलिक से वो वसूली करी जाएगी। अगर बात करें, चूंकि कल कैबिनेट में ये कानून भी बना हुआ है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करता है तो उससे वो वसूला जाएगा। अब प्रशासन जब तक अब्दुल मलिक से ये पूरी वसूली नहीं की जा सकती है 2 करोड़ 68 लाख रुपए की, तब तक उनकी जो चल अचल संपत्ति है वो भी प्रशासन के पास रहेगी और ये पूरी वसूली उसकी संपत्तियों से की जाएगी कि उनके घर में क्या क्या चीजें हैं या उनकी संपत्ति क्या क्या है। ये प्रशासन का एक बड़ा कदम है और ये पूरे उत्तराखंड में एक नजूल बनने जा रहा है कि अब अगर सरकारी संपत्ति को कोई अगर क्षतिग्रस्त करेगा या प्रशासन की संपत्ति को कोई क्षतिग्रस्त करेगा तो वो उस व्यक्ति से वसूली करी जाएगी। जितनी भी संपत्ति उसके पास अर्जित है, जिस चल अचल संपत्ति है, वो उस संपत्ति से उसको अर्जित किया जाएगा। प्रशासन की ये बड़ी कार्यवाही की गई है हल्द्वानी में और ये पूरे प्रदेश में अब किया जाएगा। जी ठीक है। देखिए अनुज, एक चीज और समझना चाहेंगे, अब्दुल मलिक से तो संपत्ति की जो वसूली है वो की ही जाएगी, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, लेकिन सिर्फ अब्दुल मलिक ही एक मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक था, लेकिन पूरे हल्द्वानी हिंसा में एक आरोपी अब्दुल मलिक ही नहीं था। हालांकि वो मुख्य आरोपी थे, लेकिन अब्दुल मलिक के बेटे, उनकी वाइफ, ये सब भी आरोपी थे। क्या इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल आजल, जिस तरीके से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उसके बेटे अब्दुल मोइन की गिरफ्तारी होती है, तो हल्द्वानी की अगर बात करें, हल्द्वानी कोर्ट में करीब करीब 4 से 5 मुकदमे चल रहे हैं जिसमें अब्दुल मलिक की पत्नी सोफिया या अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइन के। ठीक है अनुज, यानी कि ये समझा जाए कि कार्रवाई सिर्फ अब्दुल मलिक ही नहीं बल्कि अब्दुल मलिक के पूरे परिवार पर की जा सकती है। शिकंजा पूरे परिवार पर है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां तहसील प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जिला खनन अधिकारी कासिम राजा ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग के कर्मचारी व राजस्व विभाग के लेखपालों की रिपोर्ट के आधार पर आधा दर्जन से अधिक स्टोन पर जुर्माना लगाने के साथ ही कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ समय से लक्सर के टांडा में टोली, नरेंद्रपुर, रामपुर, रायघाटी, भोगपुर, गंगा नदियों के इलाकों में खनन माफिया द्वारा लगातार रेत बाजारी और IBM का खनन किया जा रहा है। साथ ही स्टेशन अवैध खनन
सामग्री को खरीदना जाने को लेकर के भी शिकायत मिल रही है। इस पर एसडीएम गोपाल सिंह की तरफ से हस्तक्षेप के बाद जिला खनन अधिकारी कासिम राजा ने कार्रवाई की है। लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई जहाँ भी शिकायत मिली, चाहे रामपुर राय घाटी का मामला हो, चाहे क्या नाम इस लक्सर केस पार का मामला हो, स्टोन क्रशर हो, जिन पे भी कोई अवैध सुनने में आ रहा तो तुरंत हमारे द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई करी जा रही है और सीजिंग करी जा रही है। पिछले हफ्ते हमने भंडारण भी सीज करे थे, वो भी खुले हैं और जो भी कोई भी शिकायत मिलेगी हम उस पर तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। कैमरा है, सूर्या है और जितने भी स्टोन क्रशर पे अवैध मिला था उन पर कार्रवाई करेगी, लगातार उन पर पेनल्टी निरूपित करेगी। प्लांट बीच बार बीच में सीज करेंगे। खनन सामग्री जहां एक और देश के विकास में काम आती है, सरकार के राजस्व को एक बहुत बड़ा जरिया भी है, तो वहीं सड़क, पुल, फ्लाईओवर बनाने के लिए वरदान साबित होती है। वहीं खनन कुछ लोगों के लिए अभिशाप भी बन चुका है। मामला तहसील विकास नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत का है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार ने यमुना नदी से लगते हुए क्षेत्र को स्टोन क्रशर जोन घोषित किया, जिसके चलते यमुना नदी के किनारे लगभग 1 दर्जन स्टोन क्रशर कृषि भूमि पर चलाई जा रही हैं। वहीं रात भर ट्रैक गुजरती रही, जिसमें कि आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगातार उड़ रहे धूल और मिट्टी के अंबार से लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। साथ ही आपको ये बता दें कि सड़कों के साथ साथ छोटी छोटी पुलियां भी टूट चुकी है, जिससे कि लोगों के आवागमन में भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासी सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है। कोई तबीयत खराब हो जाए, एम्बुलेंस लगाने की जगह भी नहीं है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है। एम्बुलेंस सर पे हाथ भी नहीं है ना बेटा है, ना सर पे हाथ भी है ना बेटा है। लेके जाएंगे हम लोग, 24 घंटे यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है, पूरी रात कंटिन्यू ट्रक चलते हैं यहाँ पे। वैसे ये कमा रहे, धूल हम खा रहे, बीमार हमारे बच्चे हो रहे, हम हो रहे बीमार, इन्हें कोई मतलब। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्व परिषद 4 धाम यात्रा की शुरुआत मई महीने से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए सरकार की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार 4 धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल लगभग 50 लाख श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं 4 धाम यात्रा में यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग भी कमर कस चुका है और तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा की तरफ से बताया गया है कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। खिलाड़ियों के हित में आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था रेल विभाग ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुंदर अवसर हमारे खिलाड़ियों को दिया है, जहां पर वे नेशनल या इंटरनेशनल मेडल लाए हुए बच्चे विभाग के द्वारा जो आउट ऑफ टर्न जॉब निकाला गया है उस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन कर सके। 120 लोगों तो देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है और उम्मीद ये कि इस साल पिछले साल के यात्रा का रिकॉर्ड टूट सकता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि बाजार में स्मैक की कीमत 30,80,000 बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के तहत एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सीओ जवालपुर शांतनु प्राशर के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो धामी सरकार की तरफ से लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स मुक्त बनाना है। उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है हरिद्वार पुलिस की तरफ से। यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी ये जो मुख्य अभियुक्त जो आज पकड़े गए हैं, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। इन पे हम लोग लगातार लगे थे। खासकर इसमें अभिषेक और इसकी वाइफ मीनू है और इनके साथ साथ रईस और एक शहजाद, ये 4 लोग हैं। सूचना ये थी कि जो रईस और शहजाद हैं ये बरेली से
कुछ सामान यहाँ लाके इन्होंने डील करना था स्मैक का, और इनके घर में ही ये डीलिंग तय की गई थी। एएनटीएफ के पास जो इनपुट था उस पर इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें हमारे एएनटीएफ के प्रभारी शांतनु हैं, इनके साथ हमारे एसपी सिटी, इनकी पूरी टीम ने एक प्रॉपर तरीके से इनको कॉर्डन ऑफ करके घर से ही इनके बरामद किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट और एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थ को 10 सैंपल फेल पाए जाने पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने ये बताया है कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने 7 जुलाई 2023 को देवबंद से हरिद्वार की तरफ आ रहे वाहन से पनीर के 2 नमूने लेकर के जांच के लिए लैब में भेजे थे। लैब जांच में पनीर के दोनों ही नमूने नकली मिले। इस पूरे मामले को लेकर के 2 व्यक्तियों और 4 मामलों में 6 व्यक्तियों के खिलाफ वादा दायर। उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टम्टा को फिर से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद बागेश्वर जिले के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया है। बागेश्वर से बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह ने अजय टम्टा को फिर से अल्मोड़ा सीट से सांसद टिकट देने पर हाईकमान का धन्यवाद किया है। तो वहीं पर कुमाऊं क्षेत्र के दोनों लोकसभा सीटों हल्द्वानी और नैनीताल के लोकसभा प्रभारी के तौर पर पूर्व विधायक कपकोट बलवंत का कहना यह है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को उत्तराखंड के सभी जनपदों से पत्रकार वार्ता के माध्यम से लॉन्च किया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का